शो की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रतीक ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल एएमसी के जो पैसिव बिजनेस है उसके चीफ है प्रतीक ओसवाल। प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगा, जिस तरह से आज के युवाओं को अपने निवेश में रिस्क की समझ जो है वो कितनी है, और जो युवा है वो जब निवेश करते हैं तो रिस्क को कितना समझते हैं और उसमें उन्हें और क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो अगर आप देखते हो आज के युवा में ये जो कॉन्सेप्ट है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न या फिर रिस्क को देखना, हमारे हिसाब से बहुत सारे ये जो बड़े ये जो कॉन्सेप्ट है स्टिल अभी तक अर्ली स्टेज के लेवल में है। अगर आप देखते हो बहुत सारे ये जो फ्लोज जो आते हैं हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वो हाईएस्ट रिटर्न वाले फंड्स में आते हैं। बट हमारे हिसाब से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये जो रिस्क का कॉन्सेप्ट है इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होती है फंड्स के बारे फंड्स के तौर। तो हमने देखा है कि जब यूएस में फॉर एग्जांपल हम एक फंड पिच करते हैं जिसका से रिटर्न है करीब 25%, तो पहला जो क्वेश्चन हमें आता है कि ये तो रिटर्न तो ठीक है लेकिन इसका रिस्क क्या है। हमारे कंट्री में अभी तक ये रिस्क का थोड़ा ये कॉन्वर्जेशन ये बहुत ही कम हो रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो बड़े इन्वेस्टर्स है जो 10 से 50 लाख के कैटेगरी में, वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स लाइक शार्प रेशियो, ड्रॉडाउन्स, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, वहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्वर्जेशन आना चालू हो गया है। तो हमारे सबसे कि इट्स स्टिल वेरी नेसेंट स्टेज में है। बट आई होप दैट ओवर द नेक्स्ट 4-5 years ये सॉर्ट ऑफ रिस्क का जो पूरा कॉन्वर्जेशन है वो ज़्यादा बढ़ेगा। प्रतीक जी, आजकल के जो युवा है वो ज्यादा पैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या इसे रिस्क से डर माने या फिर समझदारी से जिम्मेदारी सौंपना है, या फिर आप मानते हैं कि युवाओं को ये गेम समझ में आ गया और उन्हें पता है रिस्क रिवॉर्ड कहां पर है और उसी तरह से वो निवेश कर रहे हैं? हाँ जी, तो अगर आप इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स पैसिव फंड्स के बारे में देखते हो, ये जो कैटेगरी है ये अभी बहुत ही ब्रॉड बेस्ड कैटेगरी बन गई है। यहाँ पे आपके पास होता है कमोडिटी फंड्स, गोल्ड एंड सिल्वर, आपके पास होते हैं इंटरनेशनल फंड्स, नैस्डैक 100, S&P 500, फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग फंड्स, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, ब्रॉड बेस्ड फंड्स। तो बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज में पैसिव फंड्स आज के दिन में जमा हो गई है। तो हमारे हिसाब से क्या है कि जो नए युवा इन्वेस्टर है, इनको बहुत ही सिंपल सा नॉन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट की आई थिंक का डिमांड आ रहा है। तो हमारे हिसाब से क्या है, अगर आप पैसिव फंड देखते हो, उनका मतलब एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम रहता है, उनका परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड। और वहाँ पे क्या है, आपको मतलब परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा यू डोंट हैव टू वरी अबाउट परफॉर्मेंस, बिकॉज वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस का तो रिस्क होता है नहीं पैसिव फंड्स में। सो हमारे हिसाब से क्या है, आज की तारीख में ये जो डिमांड आया है पैसिव फंड्स में, ये इट्स मोस्टली कम बिकॉज ऑफ सिंप्लीफिकेशन। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पैसिव फंड्स बहुत ही सिंपल लग रहा है। दूसरा है कि अगर आपको रिस्क अवर्जन के बारे में बात करना था, देखिए पैसिव फंड्स में भी वी सीन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हो जहाँ पे रिलेटिवली हाई रिस्क है। जैसे अगर आप फैक्टर फंड के बारे में देखते हो, वहाँ पे मोमेंटम टाइप फंड्स है। आप स्मॉल कैप इंडेक्स में निवेश कर सकते हो, वहाँ पे भी ज़्यादा रिस्क है। बहुत सारे आजकल में ये थीमेटिक फंड्स भी आ गए हैं पैसिव फंड्स में, जैसे डिफेंस या फिर आईटी, वहाँ पे भी रिस्क और सिक्लिकलिटी ज़्यादा है। सो हमारे हिसाब से क्या है, ये जो पैसिव फंड्स है, पीपल आर नॉट लुकिंग एट फ्रॉम अ रिस्क बट मोर ऑन, अगर आपका इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाई करना है या फिर इन्वेस्टमेंट से जो कॉम्प्लिकेटेडनेस या फिर कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है, उसके लिए आई थिंक पैसिव फंड्स बहुत ही मशहूर हुआ है इन्वेस्टर्स के साथ। बिल्कुल प्रतीक जी, आपने सही कहा कि सिंप्लिसिटी करनी है इन्वेस्टमेंट में, रिटर्न से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो को सिंपल बनाने के लिए, और रिटर्न भी जो आपने बताया कि जिस तरह से दिए ही है पैसिव फंड्स में। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के जो निवेशक है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स, जिसकी हम बात करें थीमेटिक ईटीएफ अभी आपने बात करी, और लॉन्ग टर्म की जो स्थिरता है जैसे इंडेक्स फंड हुए या फिर एसआईपी के बीच बैलेंस पूरी तरह से बना रहे हैं, उनको उसका नॉलेज है और निवेश करते समय वो बैलेंस पूरा बन रहा है? नहीं, आपकी बात बहुत ही सही है। ये जो यंग जनरेशन है, इनका रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत ही बढ़ गया है। हम बात करते थे एफडी के बारे में, आज की तारीख में लोग इक्विटी से भी ज़्यादा क्रिप्टो और एफएनओ के बारे में बात कर रहे हैं। सो आई थिंक रिस्क लेवल्स हैव गॉन अप सिग्निफिकेंटली अमॉन्ग्स्ट यंग इन्वेस्टर्स। और हमने देखा है कि जो बैलेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म का जो है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट बैलेंस रहता है, बिकॉज हमने देखा है कि बहुत सारे ये जो शॉर्ट टर्मिज्म के जो फिलोसफी होते हैं वो नॉर्मली लॉस मेकिंग फिलोसफीज होते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर क्रिप्टो करेंसी या फिर एफएनओ में उनका पैसा डालते हैं, नॉर्मली उनका रिटर्न्स फ्लैट या फिर नेगेटिव रहता है। सो वो एक्सपीरियंस जो है, लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस बहुत ही नेगेटिव रहता है जो भी शॉर्ट टर्मिज्म कर रहा है हमारे कैपिटल मार्केट्स में। लेकिन हमारे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इंडिया में जो नए इन्वेस्टर्स आए लास्ट 4 सालों में, इंडिया में करीबन 4 साढ़े 4 करोड़ डीमैट अकाउंट थे 2020 में। आज की तारीख में हम ऑलमोस्ट 19-20 करोड़ डीमैट अकाउंट्स आ गए, ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना। तो बहुत सारे जो यंग इन्वेस्टर्स आए उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है इक्विटी मार्केट्स में। हमने देखा है कि निफ्टी का परफॉर्मेंस करीबन 25-30% CAGR है लास्ट 4 या 5 सालों में। तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, और उसके हिसाब से उनके एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई है। तो हमारे हिसाब से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सेटिंग एक्सपेक्टेशंस। हमने देखा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखते हो तो मार्केट का परफॉर्मेंस करीबन 10 से 15% रहता है, एंड आई थिंक गेटिंग देम टू एक्सपेक्ट दिस इज थोड़ा बहुत टफ है। सो आई थिंक AMC's का जो हमारा जो इनिशिएटिव है, ही इट्स टू डू विद लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन सेटिंग, वो हमारे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़ है ये शॉर्ट टर्म, ये जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट्स करना। अभी आज की तारीख में ना बोलना बहुत टफ है। इट्स वेरी हार्ड मी टू से डोंट डू क्रिप्टो, ये मत करो वो मत करो। पर हमने सीखा है कि आप अगर ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में आप किसी भी तरह से आप बैलेंस लेके आओ, तो हमारे हिसाब से वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका से 1 लाख या फिर 10 लाख का पोर्टफोलियो है, जो आपको निवेश करना हो हमारे स्टॉक मार्केट में, तो हमारे हिसाब से जो 80-85% का जो ये पोर्टफोलियो है वो आप लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स में आप डाल सकते हो। या फिर ये, और फिर ये 10 से 15 या फिर मैक्सिमम 20% का जो आपका पोर्टफोलियो है वो आप शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज लाइक क्रिप्टो या फिर जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपका पैसा भी, आपका 80% का जो आपको कॉर्पस है वो एटलीस्ट लॉन्ग टर्म रिटर्न दे रहा है, और ये जो आपका 15-20% का कॉर्पस है उसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और अगर आपने सक्सेस पाया इसमें तो अब इसको आप एक्सपैंड कर सकते हो नेक्स्ट 3 या 4 सालों में। लेकिन मैं एक कहना चाहूँगा कि ये जो छोटा सा पोर्टफोलियो है, जो 15-20% का पोर्टफोलियो है, उसमें आप मिनिमम ट्रैक रिकॉर्ड 3 से 4 साल का आपका होना चाहिए। और अगर आपने 3 या 4 सालों में अच्छा पैसा बनाया तो फिर आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो। तो ये है छोटा सा बैलेंस जो हम बहुत से यंग इन्वेस्टर्स के को हम बोलना चाहेंगे। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में दोनों को बैलेंस करके रखना चाहिए। और आप जो हॉरिजन भी है वो 4 से 5 साल का रखें, क्योंकि जो नए निवेशक है जो 2020 कोविड के बाद से ही बाजार में एंटर हुए उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। उनको जो आदत है वो ज़्यादा रिटर्न की है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि लंबी अवधि में रिटर्न है वो 10 से 15% रहता है, इसलिए बैलेंसिंग होना जरूरी है। प्रतीक जी, आपसे ये भी समझना चाहूँगा, जब हम नए निवेशकों की बात करते हैं तो जो आज का नया निवेशक है वो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन, असेट रीबैलेंसिंग या फिर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जैसे कॉन्सेप्ट को शामिल कर रहा है, क्या आप मानते हैं कि उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता है कि अपने पोर्टफोलियो में कुछ निवेश ऐसा भी होना चाहिए जिसका एक्सपोजर जो है अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं उससे जुड़ा हुआ हो? हाँ जी। सो अगर आप यंग इन्वेस्टर्स को देखते हो, जो युवा निवेशक, तो हमने देखा है कि जो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है जिनका कॉर्पस करीबन 10 से 15 लाख से 50 लाख तक, 10 से 50 लाख तक उनका जो पोर्टफोलियो है, वहाँ पे मैच्योरिटी काफ़ी आ गई है। वहाँ पे लोग बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो बिल्डिंग, डाइवर्सिफिकेशन, इंटरनेशनल एलोकेशन, लो कोरिलेशन। सो ये जो सब कॉन्सेप्ट्स है बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट्स है ग्लोबली। और आई थिंक बहुत सारे जो बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे यंग सेगमेंट में, वहाँ पे ये लोग ये सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। बट जो इन्वेस्टर्स जो रिसेंटली आए लास्ट 3 या 4 सालों में, या फिर उनका कॉर्पस अभी तक छोटा है, वहाँ पे हमारे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट स्टिल बहुत ही दूर की बात है। और हमारा ये आई थिंक इनिशिएटिव है कि हम बहुत सारे यंग इन्वेस्टर्स के बारे में ये सिंपल जो कॉन्सेप्ट्स है उसको हम आई थिंक एजुकेशन के द्वारा उनको सिखा सके। हमारे हिसाब से
इवन समथिंग एज सिंपल एज डाइवर्सिफिकेशन। प्रॉब्लम एजुकेशन का नहीं है, प्रॉब्लम ऑल्सो है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक बहुत लोग को ऐसा लगता है कि अगर मैं 5 या 6 या 7 म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करूँ, मैं डाइवर्सिफाइड हूँ। लेकिन ये एक्चुअली ट्रू डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। ट्रू डाइवर्सिफिकेशन होता है जब आप मल्टीपल एसेट क्लासेस में निवेश करते हो। अगर आप खुद का जो पोर्टफोलियो है, अगर आप पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो करें एक्विटीज में, पार्टली करें फिक्स्ड इनकम, पार्टली गोल्ड, पार्टली इंटरनेशनल, पार्टली रियल एस्टेट, अगर आप पांचों को मिलाओगे तो होता है ट्रूली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। सो ये जो मल्टी एसेट का कॉन्सेप्ट है, लो कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट है, हमारे हिसाब से इट्स अर्ली डेज, बट जो बड़े इन्वेस्टर्स है यहाँ पे हम वे सीइंग सम मैच्योरिटी, बट राइट। इट्स स्टिल स्लो। बिल्कुल, मल्टी एसेट का जो कॉन्सेप्ट है अभी भी निवेशकों को इतना नहीं समझ में आता है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से जागरूकता बढ़ रही है, लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, उससे ये कॉन्सेप्ट भी लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। प्रतीक जी, क्या आपको लगता है कि ऐसा समय आएगा जब जो यंग इन्वेस्टर है खुद निवेश करने के बजाय रिस्क मैनेज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एडवाइजरी मॉडल पर ज्यादा भरोसा करेंगे? हाँ जी। सो हमारे हिसाब से एआई एज अ टेक्नोलॉजी बहुत ही पावरफुल है, और हमें ऐसा लग रहा है कि फ्रॉम अ प्रोडक्ट सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको आपके प्रेफरेंस के मुताबिक आपको म्यूचुअल फंड खरीदना हो, तो आई थिंक एआई कैन डू एज गुड अ जॉब एज एनीवन। तो हमारे हिसाब से बहुत सारे जो डीआईवाई इन्वेस्टर्स है, जिनको आज हज़ारों म्यूचुअल फंड है इंडिया में, और उनको सिर्फ 4 या 5 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो खरीदना हो, देन वो एआई के द्वारा सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। बट हमारे हिसाब से इन्वेस्टिंग इज 10% सिलेक्शन, 90% बिहेवियरल या फिर साइकोलॉजी। हमें अगर आप आज की तारीख देखते हो तो एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज 1.5 साल का होल्डिंग पीरियड है, 1.5 से 2 साल के बीच का होल्डिंग पीरियड है। वो बहुत ही कम है। अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना हो तो मिनिमम होल्डिंग पीरियड होना चाहिए 5 से 7 साल मिनिमम, उससे ज़्यादा बहुत ही अच्छा है। तो हमारे हिसाब से एआई आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, लेकिन बिहेवियरल मैनेजमेंट हमारे मार्केट्स में, हमारे इक्विटी मार्केट्स में कुछ दिन भर दिन वॉलिटिलिटी बढ़ गई है। देर आर सो मेनी इवेंट्स, बहुत सारे ये साल हमारे पास इतने सारे मैक्रो इवेंट्स है, लेकिन उसके मुताबिक इक्विटी मार्केट्स बहुत ही हेल्दी लग रहे हैं। स्टेइंग ऑन इन्वेस्टिंग बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। नॉट बी एबल टू मूव योर सॉर्ट ऑफ सेल योर पोर्टफोलियो और गेट आउट गेट इन राइट। और पोर्टफोलियो बहुत ही टफ ही कॉन्सेप्ट है। मेरे हिसाब से ये होता है इधर थ्रू एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर, और आप खुद कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से एआई बहुत ही अच्छा है सिलेक्शन के लिए, पर बिहेवियरल के लिए आई थिंक विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको खुद ही करना होगा। प्रतीक जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगा, जब बाजार गिरता है तो युवा इन्वेस्टर कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या वे निवेश बनाए रखते हैं या घबरा कर बेचते या फिर गिरावट में और खरीदते हैं? सो हमने देखा है कि यंग इन्वेस्टर्स की मेजॉरिटी बहुत ही इट्स बहुत ही इंकरेजिंग है। हमने देखा है कि कोविड जो हमारा क्रैश हुआ था 2020 में, वहाँ पे भी पैनिक सेल बहुत ही कम हुआ था, और लास्ट ईयर में भी हमने बहुत सारा वॉलिटिलिटी देखा मार्केट्स में। लेकिन हमने देखा है कि ये जो युवा प्रोफाइल है, उनके मेजॉरिटी बहुत ही हाई। इनफैक्ट उनको अगर मार्केट्स गिरता है तो उनको एक्चुअली बाय ऑन डिप्स करना है या फिर उनको टाइमिंग करना है। आई थिंक मैच्योरिटी लेवल्स बहुत ही बढ़ गई है, एबिलिटी टू विथस्टैंड वॉलेटिलिटी भी बहुत ही हाई है। अगर उन्होंने 10 या 20 या 25% का ड्रॉडाउन देखा है तो ज़्यादा मतलब पैनिक होती नहीं है। दे आर स्टिल वेरी लॉन्ग टर्म बिलीवर्स इन एक्विटीज़। और हमारे एसआईपी ट्रेंड्स भी बहुत ही स्ट्रांग है। एसआईपी कैंसिलेशंस थोड़े बहुत हुए थे, बट ओवरऑल द ट्रेंड्स आर वेरी सॉलिड। सो हमारे हिसाब से जो मैच्योरिटी आ गई है बहुत ही हाई यंग इन्वेस्टर्स में, एंड आई होप दिस मैच्योरिटी स्टेज ओवर द नेक्स्ट 2 years। बिल्कुल, आखिर में प्रतीक, मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि थीमेटिक इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ युवा इन्वेस्टर्स जो कंसल्टेशन रिस्क को कैसे समझते हैं? तो यू नो सो हमारे हिसाब से थीमेटिक इन्वेस्टिंग हो, अगेन वहाँ पे वॉलिटिलिटी भी ज़्यादा है, कोरिलेशन भी ज़्यादा है, और आपका सिक्लिकलिटी भी बहुत ही ज़्यादा है थीमेटिक इन्वेस्टिंग में।
हमने देखा है कि एन एवरेज इन्वेस्टर यूएस में थीमेटिक फंड्स में एक्चुअली पैसे गंवाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप थीम में इन्वेस्ट करते हो तो आप दो चीज़ कर सकते हो। अगर आप टाइमिंग कर रहे हो तो फिर आप टाइमिंग करो, या अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हमारे हिसाब से करीबन 7 से मिनिमम 7 इयर्स का आपका आउटलुक होना चाहिए, बिकॉज थीमेटिक फंड्स में सिक्लिकलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। हमारे हिसाब से ये आपका ये जो कैटेगरी है थीमेटिक इन्वेस्टिंग, ये होना चाहिए करीबन 5 to 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिकॉज हमारे हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ पोर्टफोलियो होना चाहिए ब्रॉड बेस्ड डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे सेक्टर्स हो, और वहाँ पे डाइवर्स सेक्टर्स मल्टीपल सेक्टर्स का डाइवर्सिफिकेशन आपको एक ही म्यूचुअल फंड में मिलता है। बट ओवरऑल ट्रेंड अच्छा है बिकॉज ये नया है। लेकिन हमारे हिसाब से अगर आप म्यूचुअल फंड फ्लोज देखते हो लास्ट 1 सालों में, मेजॉरिटी जो जो फ्लोज है आते हैं ब्रॉड बेस्ड फंड्स में, जो बहुत ही हेल्दी साइन है। थीमेटिक फंड्स के एनएफओज बहुत ही हुए, तो जो एनएफओ का जो रकम है उसका बहुत ही हाई है। बट ओवरऑल वी सीइंग लॉट मोर ट्रैक्शन फॉर ब्रॉड बेस्ड फंड्स, जो बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी, आज तमाम चीज़ों को काफ़ी बारीक से बताने के लिए। और एक काफ़ी बड़ी बात आपने बताई कि निवेश के अंदर केवल 10% ही आपका सिलेक्शन है, 90% तो साइकोलॉजी और बिहेवियर है। और जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों को समझ आ रहा है, तो आगे चलकर डाइवर्सिफाई कैसे करना है पोर्टफोलियो को, इसकी भी जागरूकता बढ़ेगी। वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।